जब किस्मत दरवाजा बंद कर देती है तो कुछ लोग बैठे बैठे रोते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दीवार में दरार बना देते हैं। गरीबी, तन्हाई, जिंदगी में हर मोड़ पर नाकामी, लेकिन एक लड़का जिसने अपनी मेहनत से गोरिया और सड़कें दी, कार दी और पहचान दी। एक लकड़हारा जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई खड़ी कर दी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने सपने देखे नहीं जीते, गरीबी में पैदा हुआ लेकिन अमीरी को अपने पैरों में झुकाया। जंगल से लेकर जापान तक, सड़क से लेकर समुंदर पार तक, हर मुसीबत से टकरा कर बना हुंडई का बाप। नाम है चंग जुयांग और आज हम बताएंगे कैसे एक इंसान ने ठोकरों से सीढ़ियां बनाई। तो बैठ जाइए कुर्सी की पेटी बांधकर, क्योंकि ये कहानी एक इंसान की उड़ान है। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ एक टाइम खाना खाता था, दिन में 17 घंटे खेतों में काम करता था, और आज उसी के नाम पर है एक ऐसी बड़ी कार कंपनी जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 1915 में नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव में चंग का जन्म हुआ। उनके माता पिता किसान थे। गरीबी ऐसी कि बच्चों को भी खेतों में काम करना पड़ता था। चंग को पढ़ाई से प्यार था, लेकिन गरीबी ने स्कूल भी छोड़वा दिया। उनके अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा, पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। 1932 में सिर्फ 16 साल की उम्र में चंग ने घर छोड़कर शहर भागने का फैसला लिया। अपने दोस्त के साथ रात में चुपके से 160 किलोमीटर चले और गोवान शहर पहुंचे। वहाँ कंस्ट्रक्शन लेबर का काम लिया। काम मुश्किल था, कमाई कम थी, लेकिन चंग खुश थे क्योंकि वो पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। उनके माता पिता दुखी थे। 2 महीनों तक ढूंढा और वापस गाँव ले गए। खेतों में फिर से काम करना पड़ता था, लेकिन चंग को पता था इससे गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। उन्होंने 2 बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार फेल, लेकिन हार नहीं मानी। फाइनली 1934 में 18 साल की उम्र में उन्होंने चौथी एस्केप ट्राई की और इस बार उन्हें सक्सेस। वो सियोल पहुंचे। नाउ द रियल गेम बिगिन। जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर, और फिर फाइनली उन्हें बोक्यांग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ओनर उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीनों के अंदर ही डिलीवरी बॉय से मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिली। 1937 में स्टोर के मालिक बीमार पड़ गए और चंग की मेहनत को देखते हुए स्टोर चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। उन्होंने राइस स्टोर का नाम बदलकर क्यूंगल राइस स्टोर रख दिया। लेकिन ट्विस्ट इन द प्लॉट, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। कोरिया में जापान का रोल था। जापानीज अपनी आर्मी के लिए सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई, लेकिन उनका एटीट्यूड था नेवर गिव अप। वो कहते थे अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूँ तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ। 1940 में 3000 गुण का लोन लेकर उन्होंने एडो सर्विस नाम का गराज खोला। किस्मत इतनी खराब कि खुलने के 1 महीने बाद ही गराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। गराज तो जल चुका था, लेकिन अंदर की आग और भी भड़क गई। 3500 वॉन नया लोन लिया और पहले से भी अच्छा गराज खड़ा किया। चंग ने नोटिस किया कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी कार रिपेयर होने में हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। उनके इसी आइडिया से गराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 सालों में यानी 1943 तक उनकी टीम 80 एम्प्लॉय तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन चुका दिया था और फैमिली के साथ सियोल में सेटल हो गए थे। लेकिन फिर से एक बार इतिहास खुद को दोहरा रहा था। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वार रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, जिसके चलते जापान ने उनके गराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गाँव वापस लौटना पड़ा, लेकिन अब चंग के पास 2 चीजें थी, कॉन्फिडेंस और 50,000 वॉन की सेविंग। 1946 में चंग वापस सियोल आते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रिस्टार्ट करते हैं एक नए नाम के साथ, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई यानी मॉडर्न। चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़े क्वांटिटी में बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अब भी जिंदा था जो उन्हें अपने यंग डेज में लेबर का काम करके मिला था। इसलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल रहे थे। उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। तभी जून 1915 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन आर्मी सियोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिसके कारण चंग अपनी सेविंग्स के साथ पुसान शहर चले गए। लेकिन चंग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया से लौट रही थी। चंग ने देखा उन्हें टेंट्स, वेयर हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की। उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार उन्हें लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जमान देने के
के बाद उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वार तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कंट्री को रिबिल्ड करना चालू किया। इन सब में होंडे ने मेजर रोल प्ले किया। 1960 में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और वो एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन के मालिक थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे और अब बारी थी इन रोड्स पर चलने वाली कार बनाने की। तभी कोरियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिसने होंडे को कार रिपेयरिंग से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने में बहुत मदद की। गवर्नमेंट ने वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ये रूल बना दिया था कि कोई भी फॉरेन ऑटोमोटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करे। इस रूल ने होंडे के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी। चंग ने इसे मिस ना करते हुए 1967 में होंडे मोटर कंपनी को स्टैब्लिश किया। इसके एक साल बाद यानी 1968 में होंडे ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और उल्सान शहर में 6 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट है। फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर में होंडे ने उसकी फेमस कार फोर्ड कॉर्टिना के बदले में होंडे कॉर्टिना को लॉन्च किया। लेकिन फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी थी जिसकी कॉर्टिना भी वहाँ के सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी और वही साउथ कोरिया के सड़कें वार में मिलने वाले गड्ढों से अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे। ऐसे में होंडे कॉर्टिना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। कंपनी को इससे काफी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की डिमांड करने लगे। लेकिन इससे पहले कि चंग इन सभी प्रॉब्लम से निपट पाते, 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें उल्सान का पूरा असेंबली प्लांट टूट गया। नए तैयार किए गए कार्स में भी पानी भर गया और कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। चंग ने फिर से प्लांट को शुरू किया, हर तरह के प्रॉब्लम्स पर काम करके दोबारा होंडे कॉर्टिना को मार्केट में उतारा, जो इस बार काफी सक्सेसफुल हुई। अभी 1974 में एक और भी प्रॉब्लम थी जो चंग का इंतजार कर रही थी। होंडे को अपने नाम से कार लॉन्च करना फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान नहीं मिल पा रही थी। इसके चलते दोनों ही कंपनियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने होंडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब अचानक फोर्ड का जाना होंडे के लिए सब कुछ बर्बाद कर देने वाला था, क्योंकि उस समय तक होंडे के पास कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। इसके लिए वो अभी तक फोर्ड पर ही रिलाई करते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाने के बाद चंग काफी डिस्प्रेसली किसी नए पार्टनर की तलाश करने लगे जो उनके साथ कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को शेयर कर सके। इसके लिए उन्होंने उस समय के बड़े प्लेयर्स वोक्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ डील करने का प्रपोजल रखा, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों ने उसे ठुकरा दिया। एक बार चंग ने जापान के मित्सुबिशी मोटर के साथ डील करने का ट्राई किया और ये डील फाइनल हो गई, जिसमें मित्सुबिशी मोटर ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शेयर करने का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद होंडे ने अपना पूरा फोकस खुद की कार बनाने में लगाने लगा, जिसके लिए उन्होंने इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हायर किया और जॉर्ज टर्नबुल ने भी अपनी लीडरशिप में 5 और भी इंजीनियर्स को हायर किया थे। अब उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक ऐसा व्हीकल बनाने के लिए कहा जो पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो और साथ ही इतना अफोर्डेबल हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक नया प्लांट सेटअप किया। होंडे के इंजीनियर्स गवर्नमेंट की सारी बातों को ध्यान में रखकर कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। फाइनली 1975 में होंडे ने अपनी पहली सेल्फ मेड कार बनाई, पोनी। ये अफोर्डेबल होने के साथ ही हाई परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिजाइन वाली कार पोनी साउथ कोरिया में इतना सक्सेसफुल हुई कि कुछ ही समय में उसने वहाँ की कार मार्केट का 60% पार्ट कैप्चर कर लिया और होंडे को वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दी। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट ओनली 30,000 कार का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। और होंडे पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस ओवरसाइज मार्केट में उतनी बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मियों में पेंट हो जाता था, रेगुलरली मैकेनिक इश्यूज आते थे और इन्हीं रीजन से होंडे मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें यह कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ नहीं आया। 30,000 कार के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा, बट चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी, हर साल हजारों लोग गरीबी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे। इसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। प्लस होंडे की नई कारों को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1982 में होंडे ब्रिटिश मार्केट में
में एंटर हुआ, जो आपने पहले ही साल उसने 2,993 कार बेचे। फिर आगे चलकर 1984 में इसने कैनेडियन मार्केट में पोनी 2 को लॉन्च किया, जो अपनी अफोर्डेबिलिटी के चलते खूब फेमस हुई और कंपनी वहाँ भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस डेवलप करने में कामयाब हुई। होंडा अब तक कई सारे देशों में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन अभी तक अमेरिका जैसी मेजर कार मार्केट में एंटर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था, और इसका मेन रीजन था एमिशन नॉर्म्स, जिस पर हुंडई की कार परफेक्टली फिट नहीं हो पा रही थी। कंपनी ने अमेरिका मार्केट में एंटर करने के लिए एमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक नई कार मैन्युफैक्चर की, हुंडई एक्सेल। उस दौरान हुंडई ने रियलाइज किया था कि यूएस के अंदर सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ऐसे में कंपनी ने वहाँ इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट किया और 1986 में सेकंड हैंड कार के ही प्राइस हुंडई एक्सेल को 5 साल के वारंटी के साथ अमेरिकन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। अपनी इसी स्ट्रेटेजी से कंपनी टारगेटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई और 1986 में हुंडई ने 1,70,000 कार बेचकर बाकी कार कंपनियों के हैरानी में डाल दिया। 1987 में हुंडई ने 2,60,000 कार सेल की, जिसके चलते इन दोनों सालों में हुंडई एक्सेल अमेरिका की टॉप सेलिंग कार रही थी। अब एक्सेल कार ने हुंडई को उनके प्रेजेंस स्ट्रांग बनाने और ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी के रूप में पहचान दिलाने में हेल्प तो की, लेकिन कार की अफोर्डेबिलिटी और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ समय बाद इसे चीप कोरियन ब्रांड कहा जाने लगा। इस इमेज से कंपनी को बाहर निकालने के लिए इंजीनियर ने खूब एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे R&D सेंटर्स खोले। काफी रिसर्च के बाद 1990 के दौरान हुंडई सोनाटा और हुंडई एक्सन जैसे कई सारे फीचर लोडेड कार मार्केट में लाएगी। ये सभी कार बहुत ही सक्सेसफुल हुई। इससे वर्ल्ड वाइड कंपनी की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई। अगर आज की बात करें तो आज हुंडई एक लेजेंडरी ब्रांड है। एक लड़का जो गरीबी में पैदा हुआ, 3 बार घर से भागा, आग, बाढ़, वॉर, फेलियर सबका सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। आज उसी के नाम में हुंडई जैसी बड़ी कार कंपनी, क्योंकि जब इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। यह कहानी सिर्फ चंग यंग की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए लड़ने का दम रखता है। यह आपको क्या सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक चुनौती है, जिसे आप अपनी मेहनत से हरा सकते हो। तो आपके राह में क्या रुकावटें हैं? क्या आप भी जिंदगी में ये सफलता हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आपकी उड़ान अभी बाकी है। नीचे कमेंट में बताइए आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है।